Assalamualaikum. This is me Muhammad Ismail and you are watching my YouTube channel Nursing with MS Smile tutorial. I hope that you will be all as beautiful and good as morning flowers. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनाटमी एंड फिजियोलॉजी जेनरिक बीएसएन सेमेस्टर सेकंड के इम्पॉर्टेंट यूनिट रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन करेंगे और इस साथ ही साथ आज का जो वीडियो लेक्चर होगा, आज की वीडियो लेक्चर में हम कंसेप्चुअल स्टडी के साथ साथ जितने भी एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी एमसीक्यूज़ बन सकते हैं उसको भी अंडरलाइन करेंगे और इसके अलावा वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है जो वाइवा में पूछे जा सकते हैं उसको हम एक्सप्लेन करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो आप हजरात से गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा एंड आई एम फुली कन्विंस कि इस लेक्चर को देखने के बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप लोगों को किसी किस्म की मुश्किलात पेश नहीं होगी। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमारे पास है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। एट द एंड ऑफ दिस सेशन लर्नर्स विल बी एबल टू, इस सेशन को इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आई होप कि आप सब हज़रात इस काबिल हो जाएंगे। डिफ़ाइन रिप्रोडक्शन, कि आप लोग रिप्रोडक्शन को डिफ़ाइन कर पाएंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। डिफ़ाइन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आप लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ईजिली डिफ़ाइन कर पाएंगे। लेस द फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके साथ साथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या होता है ये आप ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। कैटेगराइज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड टू एसेंशियल ऑर्गन एंड एसेसरी ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें हमारे पास एसेंशियल ऑर्गन्स होते हैं कुछ और कुछ एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं, तो उसको आप इजीली कैटेगराइज कर पाएंगे कि कौन से ऑर्गन एसेंशियल ऑर्गन कहलाते हैं और कौन से ऑर्गन एसेसरी ऑर्गन्स में आते हैं। लोकेशन एंड स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इसके अलावा वह लोकेशन या वह ऑर्गन्स जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं इसको आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टेस्टिस एंड एसेसरी ऑर्गन, इसके अलावा जो टेस्टिस होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो मेन ऑर्गन होते हैं इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। So first of all, reproduction. What is mean by reproduction? Reproduction is the process by which organism produce offspring by making germ cells called gametes. रिप्रोडक्शन वह प्रोसेस है जिसके थ्रू एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, यानी वह प्रोसेस जिसके थ्रू एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा कोई दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, यानी ऑफस्प्रिंग को। ऑफस्प्रिंग क्या होता है? जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, सो दैट्स प्रोसेस इज कॉल्ड ऑफस्प्रिंग। तो एक ऑर्गेनिज्म के अपने जैसे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को जन्म देना, सो दैट्स कॉल्ड द ऑफस्प्रिंग ऑफ द प्रीवियस ऑर्गेनिज्म। सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे पास वह सिस्टम है जिसमें गैमीट्स बनते हैं। मेल एंड फीमेल के सेक्स, मेल एंड फीमेल के जो मेल के हार्मोन्स होते हैं सेक्स सेल्स होते हैं और फीमेल के जो सेक्स सेल्स होते हैं वह कंबाइन होते हैं, गैमीट्स बनाते हैं और उसके थ्रू उस गैमीट्स के थ्रू मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स के थ्रू वह ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं, अपने जैसे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं। सो दैट्स प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। After the male sperm cells unites with female gametes, secondary oocyte and events called fertilization. अब क्या होता है? जब हमारे पास मेल के सेक्स सेल्स यानी स्पर्म सेल्स जब सेकेंडरी ओसाइट्स फीमेल की गैमीट से, फीमेल की सेक्स सेल से सेकेंडरी ओसाइट से कंबाइन हो जाते हैं, सो दैट्स इवेंट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? जब मेल के सेक्स सेल्स फीमेल की सेकेंडरी ओसाइट से, सेकेंडरी ओसाइट्स क्या होते हैं? जिस तरह जब हमारे पास उआ की फॉर्मेशन होती है जो, तो एक कब सिक्रीट होते हैं, जब हमारे पास एक की फॉर्मेशन होती है तो उस टाइम ओसाइट्स बनते हैं, सेकेंडरी ओसाइट्स, और ओवरी से वह सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होकर
फैलोपियन ट्यूब में आ जाते हैं। तो वह ओसाइट्स किस तरह से बनते हैं, सेकेंडरी ओसाइट्स, वो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सप्लेन करेंगे। मगर जब ओवरी से सेकेंडरी ओसाइट्स रिलीज होते हैं यानी फीमेल एग्स रिलीज होते हैं और वह फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है और वहाँ पर उसके साथ मेल की जो स्पर्म्स होते हैं, सेक्स सेल्स होते हैं, वो कंबाइन हो जाते हैं। सो दैट्स प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और याद रखिए एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है। तो फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में होता है। फैलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट भी बोलते हैं। द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैन बी ग्रुप्ड बाय फंक्शन। अब मेल एंड फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम के यानी रिप्रोडक्टिव जितने भी ऑर्गन्स हैं उसको उनके फंक्शन के बिहाफ पे हमने क्या किया है, ग्रुप वाइज डिवाइड किए हैं। द गोनेड टेस्टिस एंड मेल एंड फीमेल प्रोड्यूस गैमीट्स एंड सीक्रेट सेक्स हार्मोन। अब मेल में क्या होता है, टेस्टिस होते हैं जो कि मेल की सेक्स सेल्स को सीक्रेट करते हैं और साथ ही साथ मेल के हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को सीक्रेट करते हैं। और फीमेल में क्या होते हैं, ओवरीज होते हैं जो कि फीमेल के सेक्स हार्मोन्स के साथ साथ उसके क्या करते हैं, हार्मोन्स को भी सीक्रेट करते हैं। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सीक्रेट करते हैं। The male and female reproductive organs work together to produce offspring. अब अकेले मेल की या फीमेल की अगर अकेले बात की जाए तो मेल एंड फीमेल की सेक्स सेल अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म को जन्म नहीं दे सकते हैं, वो ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं कर सकते हैं। द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। अब मेल एंड फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो दोनों कंबाइनली वर्क करके क्या करते हैं, ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं। जैसा कि अगर फीमेल में सेकेंडरी ओसाइड्स बन गया, वो सेकेंडरी ओसाइड फैलोपियन ट्यूब में भी आ गया, मगर अगर वहाँ पर सेकेंडरी ओसाइड्स को क्या स्पर्म नहीं मिला, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो वो ऑफस्प्रिंग नहीं बना सकते हैं। अब फर्टिलाइजेशन तब होगा जब मेल के सेक्स ऑर्गन से, जब मेल की एक्सटर्नल जेनिटला पेनिस से एजाकुलेशन हो जाए और वह स्पर्म जाके फैलोपियन ट्यूब में किसके साथ, सेकेंडरी ओसाइड के साथ मिल जाए, तो तब फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होगा। सो इट्स मीन के ओनली फीमेल या ओनली मेल के ऑर्गन्स जो है वो ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं कर सकते हैं। दे बोथ आर वर्किंग कलेक्टिवली टुगेदर विद ईच अदर टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। In addition, the female reproductive organs contribute to sustaining the growth of embryo and fetus. In addition, the female reproductive organs contribute to sustaining the growth of embryo and fetus. इसके अलावा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास यूटेरस आता है, फेलोपियन ट्यूब आता है, इसके अलावा क्या आता है, विजाइना आता है, सर्विक्स आता है, तो फीमेल का ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं कि वो एम्ब्रियो को सस्टेन रखते हैं और एम्ब्रियो को ग्रो देता है। क्योंकि जब हमारे पास फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो की जो ग्रोथ होती है वो कहाँ होती है, यूटेरस में होती है, यूटेरस के वॉल पे ही होती है। तो फीमेल की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो एम्ब्रियो को ग्रोथ करने में क्या करती है, फंक्शन परफॉर्म करती है कि एम्ब्रियो की ग्रोथ के लिए फीमेल की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का होना लाजमी है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डायग्रामेटिकल व्यू से देखते हैं। ये हमारे पास क्या है, पेनिस है जो एक्सटर्नल जेनेटिला ऑफ द मेल है। फिर पेनिस के हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, द एक्सटर्नल, द हेड, इसके बाद बॉडी एंड दिस वन द रूट। आगे जाकर हम एक एक को एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा हमारे पास एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास क्या है, टेस्टिस है। टेस्टिस में क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं स्पर्म्स को, और स्पर्म के साथ साथ किस चीज़ को सिक्रीट करते हैं, हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को। अब टेस्टिस से आउटसाइड प्रेजेंट होती है, टेस्टिस की साइड्स पे प्रेजेंट होती है कोलाइड फॉर्म में एपिडाइडिमस। एपिडाइडिमस क्या है, ये एक कोलाइड फॉर्म में एक
ट्रैक्ट प्रेजेंट होती है। इसमें स्पर्म्स की क्या होती है, मैच्योरेशन होती है और साथ ही साथ ये स्पर्म को स्टोर करती है। और अगर स्पर्म हमारे पास इजैकुलेट ना हो जाए, यानी फीमेल जेनेटिला में, फीमेल वेजाइना में एंटर ना हो जाए, मेल वो स्पर्म को इजैकुलेट ना कर पाए, तो यहाँ पर क्या होती है, री एब्जॉर्प्शन हो जाती है। अब एपिडाइडिमस से आगे हमारे पास कंटिन्यू होता है वासा डिफरेंसा। वासा डिफरेंसा जो है ये लेंथी स्ट्रक्चर होता है। ये एक क्या है, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक ट्रैक्ट है जो एपिडाइडिमस से स्टार्ट होकर कहाँ पर इन होता है, जो एपिडाइडिमस से स्टार्ट होकर एजाकुलेटरी डक्ट, यहाँ से आगे क्या होता है, एजाकुलेटरी डक्ट कंटिन्यू होता है। ये मुकम्मल एक ट्रैक है जिस तरह से स्पर्म एजाकुलेट होते हैं, तो ये क्या है, एजाकुलेटरी डक्ट है। और एजाकुलेटरी डक्ट से आगे हमारे पास क्या कंटिन्यू हो जाता है, यूरेथ्रा कंटिन्यू हो जाता है, जो कि एजाकुलेट करते हैं फीमेल की किस चीज़ को, मेल की स्पर्म को एजाकुलेट करने में क्या करती है, हेल्प करती है कि यूरेथ्रा के थ्रू मेल की जो स्पर्म है वो इजैकुलेट हो जाते हैं। इसके साथ साथ मेल की जो यूरेथ्रा है वो यूरिन की यूरिनेशन में भी हेल्प करती है, कि यूरिनेशन जो होती है तो वो भी मेल की यूरेथ्रा के थ्रू ही होती है, जबकि फीमेल का जो यूरेथ्रा है वो बहुत यूरिन और उसके अलावा सेक्स सेल्स को इजैकुलेट नहीं करती है। वो सिर्फ एक काम करती है, क्या करती है, वो जस्ट क्या करती है, यूरिनेशन करती है, जबकि मेल की जो यूरेथ्रा होती है वो बहुत स्पर्म की एजैकुलेशन और यूरिन की क्या होती है, वाइडिंग में काम करती है। इसके अलावा ये सेमिनल वेसिकल, ये क्या होते हैं, ये ग्लैंड्स होते हैं। बल्बो यूरेथ्रल भी ग्लैंड है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है, वासा डिफरेंसा होता है। इसके अलावा सेमिनल वेसिकल होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, कार्पस ग्लैंड होता है। तो ये आगे जाकर हम एक एक एक्सप्लेन करेंगे। फंक्शन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शन क्या है, द टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड द मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। जैसा कि हमने पहली बात की, मेल की जो टेस्टिस होती है, जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, मेल के सेक्स सेल्स को यानी स्पर्म्स को और इसके साथ साथ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करती है। एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि द मेल सेक्स सेल सेक्रीट्स मेल सेक्स हार्मोन्स testosterone and the male sex cell that's called the sperm. The duct transport, store and assess and maturation of the sperm. अब डक्ट होते हैं कौन कौन से, एपिडाइडमस होता है, वासा डिफरेंसा होता है, एजाकुलेटरी डक्ट होते हैं। ये क्या करते हैं, ये इस स्पर्म की मैच्योरेशन और इसको स्टोर करते हैं। मैच्योरेशन और स्टोरेज कहाँ पर होता है, एपिडाइडमस में होता है। एपिडाइडमस क्या है, डक्ट है। Accessory sex glands secrete most of the liquid portion of the semen. अब accessory glands होते हैं, कौन कौन से ग्लैंड होते हैं, आगे जाकर हम एक एक एक्सप्लेन करेंगे। ये ग्लैंड क्या करते हैं, ये भी सिक्रीशन करती है, म्यूकस सिक्रीट करती है, अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करती है। अब याद रखिए, अल्कलाइन फ्लूइड का मतलब ये है कि उसका pH 7.5 होता है। तो स्पर्म हमारे पास अल्कलाइन इन नेचर होता है, जिसका pH कितना होता है, 7.5 उसका pH होता है। तो याद रखिए कि जितने भी एसेसरी ग्लैंड है वो क्या सिक्रीट करते हैं, वो लिक्विड पोर्शन सिक्रीट करते हैं, अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करते हैं, जिसे हम सेमन कहते हैं। और जब वो फ्लूइड स्पर्म सेल के साथ कंबाइन हो जाए तो उस टाइम हम उसको स्पर्म नहीं बल्कि सेमन कहते हैं। तो सेमन क्या है, जब स्पर्म के साथ जितने भी एसेसरी ग्लैंड का सिक्रीशन मिल जाता है तो उसे हम उस टाइम सेमन बोलते हैं। The penis contains the urethra, a passageway for ejaculation of semen and excretion of urine. जैसा हमने पहली बात की कि उसके अलावा पेनिस होता है, पेनिस के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, यूरेथ्रा प्रेजेंट होती है। और ये यूरेथ्रा क्या है, ये एक पैसेजवे है, ये एक ट्रैक्ट है, रास्ता है फॉर बोथ एजाकुलेशन ऑफ सेमन, के सेमन की एजाकुलेशन भी करती है और इसके साथ साथ एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन भी करती है। जिस तरह हमने पहली बात की कि मेल का जो यूरेथ्रा होती है उसके थ्रू यूरिन भी बॉडी से आउट हो जाते हैं और इजैकुलेशन ऑफ सेमन भी होती है। तो एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
So now the organs of the male reproductive system include the testes and system of ducts including the epididymis, ductus deferens और vas deferens भी हम इसको बोलते हैं, ejaculatory duct and urethra। अब जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें क्या क्या आते हैं? टेस्टिस आते हैं जो कि मेन ऑर्गन ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल है। इसके अलावा डक्ट्स इंक्लूड होते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ डक्ट होते हैं। द फर्स्ट वन इज एपिडाइडमस, द सेकंड वन इज डक्टस डिफरेंस और इसको हम वास डिफरेंसा भी बोलते हैं। द थर्ड वन एज एजैकुलेटरी डक्ट एंड द फोर्थ वन एज यूरेथ्रा। तो आगे जाकर एक एक डक्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे। अब एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स होते हैं, इसके अलावा ये तो हमारे पास डक्ट्स हो गए। अब एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि सिक्रीशन करते हैं, अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करते हैं। वो कौन कौन से ग्लैंड होते हैं? सेमिनल वेजिकल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को द सेकंड नेम जो हम बोलते हैं वो हो कार्पस ग्लैंड भी बोलते हैं, कार्पस ग्लैंड भी बोलते हैं। तो एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आर आल्सो कॉल्ड कॉपर ग्लैंड। आगे जाकर एक एक ग्लैंड को, एक एक डक्ट को और टेस्टिस की स्ट्रक्चर को हम एक्सप्लेन करेंगे। एंड सेवरल सपोर्टिंग स्ट्रक्चर इंक्लूड द स्क्रूटम एंड पेनिस। और इसके अलावा जो एक्सटर्नल जेनेटेला होता है उसमें क्या क्या आते हैं? स्क्रूटम आता है और पेनिस आता है जो कि एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। क्या है? सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर एमसीक्यूज आ जाए तो क्या क्या है? स्क्रूटम एंड पेनिस है, जो कि भी आगे जाकर हम एक्सप्लेन करेंगे। ऑर्गन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऑर्गन कौन कौन से है? द फर्स्ट वन इज टेस्टिस। टेस्टिस क्या है? मेन ऑर्गन ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो कि स्पर्म्स को यानी मेल सेक्स सेल्स को और इसके अलावा सेक्स हार्मोन्स को, टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करता है। सिस्टम ऑफ डक्ट्स होते हैं, कौन कौन से डक्ट होते हैं? एपिडाइडमस, डक्टस डिफरेंस या वासा डिफरेंसा और इसके अलावा एजाकुलेटरी डक्ट। तो 3 टाइप्स के डक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, एपिडाइडमस, डक्टस डिफरेंसा और वासा डिफरेंसा। इसके अलावा एजाकुलेटरी डक्ट, एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स होते हैं, सेमिनल वेजिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब ये ग्लैंड क्या करते हैं? सिक्रीशन करते हैं और वह सिक्रीशन जब स्पर्म सेल के साथ मिल जाते हैं तो उस टाइम हम उसको सेमेन बोलते हैं। और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर में कौन कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है? पेनिस है और स्क्रूटम है। ये सारे हम आगे जाकर एक एक एक्सप्लेन करेंगे। टेस्टिस, द फर्स्ट वन इज टेस्टिस। टेस्टिस क्या है? पेयर ओवल ग्लैंड है। ग्लैंड हम इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारे पास सिक्रीशन करते हैं। किस चीज़ की? हार्मोन को सिक्रीट करता है, तो इसलिए हम इसको पेयर ओवल ग्लैंड्स बोलते हैं। लाइज एंड द स्क्रूटम, अब ये प्रेजेंट कहाँ पर होती है? आउटसाइड ऑफ द बॉडी प्रेजेंट होती है एक पाउच लाइक एंड स्ट्रक्चर में जिसे हम स्क्रूटम बोलते हैं। 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब इसकी लेंथ टेस्टिस की, एक नॉर्मल पर्सन की टेस्टिस की लेंथ कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर होती है। जबकि याद रखिए यहाँ पर मेंशन नहीं है तो आप अपने साथ राइट डाउन कर सकते हैं। इसकी वेट कितनी होती है? 3 सेंटीमीटर और थिकनेस जो होती है टेस्टिस की वो 2 सेंटीमीटर की होती है। और इसका वेट कितना होता है? तो टेस्टिस का वेट 10 to 15 ग्राम्स होता है, 10 to 15 ग्राम। ट्यूनिका वेजिनलिस पार्शियली कवर द टेस्टिस। अब ट्यूनिका वेजिनलिस ये क्या है? ये लेयर से हमारे पास कौन से कवरिंग लेयर है जो कि टेस्टिस को कवर करते हैं। जो स्क्रूटम के एंड साइड हमारे पास टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं तो उसको लेयर ने कवर किया होता है। सो द वर्ड ट्यूनिका मीन लेयर। जहाँ पर भी ट्यूनिका का जिक्र आता है तो द वर्ड ट्यूनिका मीन्स लेयर। के द फर्स्ट लेयर कौन सा होता है? वेजिनलिस, जिसने पार्शियली कवर किया होता है किस चीज़ को? टेस्टिस को। इंटरनल टू ट्यूनिका वेजिनलिस एज ट्यूनिका अल्बुजिनिया। अब ट्यूनिका वेजिनलिस की एंड साइड क्या प्रेजेंट होती है? ट्यूनिका अल्बुजिनिया प्रेजेंट होती है। वह भी क्या करती है? कवर करती है टेस्टिस को। तो 2 लेयर्स हो गए, ट्यूनिका वेजिनलिस एंड ट्यूनिका अल्बुजिनिया। एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है जो कि टेस्टिस को कवर करते हैं। इसके अलावा एक और लेयर भी प्रेजेंट होते हैं जिसको हम ट्यूनिका वेस्कुलोसा बोलते हैं। वह भी क्या? इनसाइड द ट्यूनिका अल्बुजिना प्रेजेंट होती है। वह लेयर भी क्या करती है?
इसको क्या करते हैं, टेस्टिस को कवर करती है। ट्यूनिका अल्बुजिना इज कंपोज ऑफ डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। एमसीक्यूज के लिहाज से अब इंपॉर्टेंट है कि ट्यूनिका अल्बुजिना जो इनसाइड द वेजिनलिस प्रेजेंट होती है वो किस चीज़ से बनी हुई होती है, इर्रेगुलर कनेक्टिव डेंस टिश्यू से, डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। ट्यूनिका अल्बुजिना फॉर्म सेप्टा। अब ट्यूनिका अल्बुजिना एमसीक्यूज के लिहाज से इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि सेप्टा। सो द फर्स्ट, व्हाट इज सेप्टा? सेप्टा द वर्ड सेप्टम से निकला है। सेप्टम क्या होते हैं, जो लिब्यूल्स में एक चीज़ को क्या करते हैं, लिब्यूल्स में डिवाइड करती हैं। जिस तरह हमारे नोज़ में क्या है, सेप्टम मौजूद है जिसने हमारे एक नॉस्ट्रिल को दूसरे नॉस्ट्रिल से सेपरेट किया है। तो सेम इसी तरह टेस्टिस में हमारे पास लिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे लिब्यूल्स होते हैं। तो ये अल्बुजिना क्या करती है, सेप्टा की फॉर्मेशन करती है, यानी सेप्टम को बनाता है और वह सेप्टम टेस्टिस को डिवाइड करता है लिब्यूल्स में। सेप्टा डिवाइड्स द टेस्टिस एंड लिब्यूल्स। लिब्यूल्स कंटेन सेमिनोफेरस टिब्यूल्स। अब ईच टेस्टिस में हमारे पास कितने लिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ईच टेस्टिस में हमारे पास बहुत सारे लिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। कितने, राउंड अबाउट 2 to 300 लिब्यूल्स ईच टेस्टिस में प्रेजेंट होते हैं। एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, आप अपने साथ राइट डाउन कर सकते हैं कि ईच टेस्टिस में कितने लिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, 2 to 300 लिब्यूल्स। और इनसाइड द लिब्यूल्स क्या प्रेजेंट होते हैं, सेमिनोफाइब्रस टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब याद रखिए कि ईच किडनी में लिब्यूल्स कितने हो गए, 2 to 300, और इनसाइड द लिब्यूल्स सेमिनोफेरस टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब ईच लिब्यूल्स के अंदर कितने सेमिनोफेरस टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, 4 to 600 सेमिनोफेरस टिब्यूल्स वन टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब 2 to 300 लिब्यूल्स के अंदर सेमिनोफेरस टिब्यूल्स होते हैं। अब इन 2 to 300 लिब्यूल्स के अंदर हमारे पास टोटल सेमिनोफेरस टिब्यूल्स कितने हो गए, 4 to 600 सेमिनोफेरस टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सो एमसीक्यूज के लिहाज से ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये डिस्कस किए। लिब्यूल्स कंटेन सेमिनोफेरस टिब्यूल्स। लिब्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, सेमिनोफेरस टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। कितने, 4 to 600। एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। सेमिनोफेरस टिब्यूल्स कंटेन स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। अब सेमिनोफेरस टिब्यूल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म को। और इसके अलावा सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो सपोर्ट स्पर्मेटोजेनेसिस। अब सर्टोली सेल्स का काम क्या है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस का जब प्रोसेस होता है, जब फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म्स होती है, तो उसमें क्या करती है, हेल्प आउट करती है। स्पेस बिटवीन सेमिनिफेरस टिब्यूल्स आर लाइडिंग सेल्स। अब यहाँ पर इंटरस्टिशियल स्पेस प्रेजेंट होता है। सेमिनोफेरस टिब्यूल्स के बीच इंटरस्टिशियल स्पेस प्रेजेंट होता है। उस इंटरस्टिशियल स्पेस में सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उन सेल्स को हम लाइडिंग सेल्स बोलते हैं। और वो लाइडिंग सेल्स क्या करते हैं, या उस लाइडिंग सेल को हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, लाइडिंग सेल्स प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और लाइडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। तो एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि टेस्टोस्टेरोन को कौन से सेल्स सिक्रीट करते हैं, लाइडिंग सेल्स। सेरोटोली सेल्स कौन से सेल होते हैं, वो सेल्स सपोर्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को। इसके अलावा सेमिनोफेरस टिब्यूल के अंदर स्पेशल टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, स्पर्मेटोजेनिक सेल, जो कि नाउ स्क्रूटम। स्क्रूटम हमने पहली बात की कि स्क्रूटम क्या है। स्क्रूटम एंड पेनिस जो है ये हमारे पास सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। स्क्रूटम एज द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, स्क्रूटम क्या है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। कंसिस्ट ऑफ लूज स्किन, जो क्या होता है, लूज स्किन से बना हुआ होता है। सुपरफिशियल फोशिया, सेप्टम is made of superficial fascia and muscle tissue called as dertos muscles। अब स्क्रूटम क्या है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, लूज स्किन से बना हुआ होता है। उसमें क्या होता है, सुपरफिशियल फेशिया होता है। सेप्टम मेड ऑफ सुपरफिशियल फेशिया एंड मसल टिश्यूज कॉल्ड एज डर्टोस मसल। अब जो सेप्टम होता है, सेप्टम क्या काम करता है, एक चीज़ को जब दूसरी चीज़ से कोई फिशर जुदा करता है तो उस टाइम उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। जिस तरह हमारे पास नेजल सेप्टम्स हो गया,
टेस्टिस में हमने सेप्टम की बात की, सेप्टा की बात की। तो जो सेप्टम्स होता है, सेप्टम होता है स्क्रूटम का, और इसके अलावा जो टिश्यूज़ होते हैं वो क्या करते हैं, और सुपरफिशियल फेशिया का जो टिश्यूज़ होते हैं वो मसल्स बनाते हैं, उसको हम डर्टोस मसल्स बोलते हैं। इस मसल्स के काम क्या होता है, डर्टोस मसल एंड क्रेमास्टर मसल्स होते हैं जो कि स्क्रूटम में प्रेजेंट होते हैं। ये अकॉर्डिंग टू द वेदर क्या होते हैं, कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं। कि जब सर्दी होती है तो ये मसल क्या हो जाता है, कंट्रैक्ट हो जाता है, और जब गर्मी होती है तो ये मसल रिलैक्स हो जाते हैं, ताकि जो बॉडी के कोर टेम्परेचर है उससे स्पर्म्स की फॉर्मेशन के लिए, स्पर्म्स की प्रोडक्शन एंड मैच्योरेशन के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो लो रिक्वायर्ड होता है, ताकि जो स्पर्म है वो क्या हो जाए, मैच्योर हो जाए, उसकी प्रोडक्शन प्रॉपर वे से हो जाए। तो इसमें फंक्शन परफॉर्म करते हैं क्रेमास्टर मसल एंड डर्टोस मसल, वो कंट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द वेदर, ताकि टेस्टिस जो है वो बॉडी से दूर हो जाए, टेम्परेचर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। और ड्यूरिंग क्या हो जाता है, ड्यूरिंग कोल्ड वेदर तो मसल्स क्या हो जाता है, कंट्रैक्ट होता है, टेस्टिस जो है वो बॉडी के क्लोज आ जाता है, ताकि वो टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रह सके। क्रेमास्टर मसल स्मॉल बॉन ऑफ स्केलेटल मसल, कौन कौन से मसल होते हैं, क्रेमास्टर एंड डर्टोस मसल होते हैं। और जो क्रेमास्टर मसल है ये एक बाण होता है, इसका स्केलेटल मसल्स के साथ एक बाण होता है, क्योंकि ये रिलैक्स एंड क्या हो जाता है, कंट्रैक्ट हो जाते हैं। स्पर्म्स प्रोडक्शन रिक्वायर्स टेम्परेचर अबाउट 2 to 3 डिग्री सी बिलो कोर बॉडी टेम्परेचर। जो स्पर्म्स की टेम्परेचर होता है, स्पर्म्स की प्रोडक्शन और इसकी मैच्योरेशन के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो बॉडी का जो कोर टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सी, उससे 2 to 3 डिग्री सी बिलो होना चाहिए। एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। एट रिस्पॉन्स टू कोल्ड वेदर क्रेमास्टर मसल एंड डर्टोस मसल कंट्रैक्ट। जब वेदर कोल्ड हो जाता है, जिस तरह हमने पहली बात की, तो जो क्रेमास्टर मसल्स होता है, डर्टोस मसल जो होते हैं वो कंट्रैक्ट हो जाता है, ताकि जो टेस्टिस है वो बॉडी के सरफेस के क्लोज आ जाए। किस पर्पस के लिए, टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। कंट्रैक्शन ऑफ क्रेमास्टर मसल्स मूव्स द टेस्टिस क्लोजर टू द बॉडी। और जब क्रेमास्टर मसल्स कंट्रैक्ट हो जाता है तो टेस्टिस बॉडी के क्लोज आ जाते हैं। एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि जब क्रेमास्टर मसल कंट्रैक्ट हो जाता है तो टेस्टिस क्या हो जाते हैं, बॉडी के क्लोज आ जाते हैं। एक्सपोजर टू वार्म मसल्स रिलैक्स। और जब वार्म होता है, बाहर का टेम्परेचर जो है ज़्यादा हो जाता है, टेम्परेचर बॉडी का जो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, जब टेम्परेचर को कम करना होता है तो ये मसल्स क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, ताकि टेस्टिस बॉडी से दूर हो जाए टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। नाउ स्पर्म्स क्या है, स्पर्म्स मेल जर्म सेल्स भी हम इसको बोलते हैं, या मेल सेक्स सेल्स भी बोल सकते हैं। ईच डे 300 million sperms complete the process of spermatogenesis. First of all, what is spermatogenesis? The formation of sperms and the testis is called spermatogenesis. स्पर्म की जब फॉर्मेशन होती है, स्पर्म की जो फॉर्मेशन होती है कहाँ पर, टेस्टिस में। टेस्टिस के अंदर सेमिनोफिब्रस ट्यूब्यूल्स में, टेस्टिस के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो अब ये स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है, तो ईच डे कितने स्पर्म्स बनते हैं ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, 300 मिलियन। एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि ईच डे कितना स्पर्म्स बनते हैं, 300 मिलियन। नॉर्मल रेंज ऑफ स्पर्म इज 100 to 200 मिलियन। और जो नॉर्मल रेंज जो हमारे बॉडी के अंदर एवरी टाइम प्रेजेंट होता है स्पर्म्स का, डक्ट्स में प्रेजेंट जो होता है, एपिडाइडमस में या वासा डिफरेंसा में, या इसके अलावा इजैकुलेटरी डक्ट में, टेस्टिस में, कितना नॉर्मल रेंज प्रेजेंट होता है, 100 to 200 ml। एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अबाउट 60 माइक्रोमीटर लॉन्ग। जो स्पर्म्स की लेंथ होती है कितनी होती है, 60 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 60 माइक्रोमीटर सॉरी। वंस एजैकुलेटेड मोस्ट स्पर्म डू नॉट सर्वाइव मोर देन 48 आवर्स विद इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और जब एजैकुलेशन हो जाता है, एजैकुलेशन क्या होता है, मेल की 6 ऑर्गन से ड्यूरिंग द इंटरकोर्स स्पर्म की बाहर निकलने को, फीमेल की वेजाइना में एंटर होना, इस प्रोसेस को हम एजैकुलेशन कहते हैं। तो ड्यूरिंग एजैकुलेशन जो स्पर्म्स मेल की 6 ऑर्गन से एजैकुलेट हो जाते हैं, तो वो 48 आवर से ज़्यादा फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्टिव नहीं रह सकते। वो क्या हो जाते हैं, डी नेचर हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मेजर पार्ट आर हेड एंड टेल।
अब स्पर्म्स के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 मेन पार्ट्स होते हैं, एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। द वन इज हेड एंड द सेकंड इज टेल। और हेड के सुपरफिशियल एक और पार्ट प्रेजेंट होता है, उसको हम एक्रोसोम्स बोलते हैं। हेड और टेल के अलावा टेल के ऊपर सुपरफिशियल पार्ट प्रेजेंट होता है स्पर्म की, जिसे हम एक्रोसोम बोलते हैं। एक्रोसोम कंटेन एंजाइम, और ये जो एक्रोसोम होता है उसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीएज एंड हाइलोरोनाइडेज। हाइलोरोनाइडेज एंड प्रोटीएज एंजाइम कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? स्पर्म्स की हेड के सुपरफिशियल पार्ट, जिसे हम एक्रोसोम्स बोलते हैं। और ये एंजाइम सीक्रेट्स होते हैं कब? जब हमारे पास स्पर्म्स विजाइना से चले जाते हैं फेल्लोपियन ट्यूब में। जब फेल्लोपियन ट्यूब में ये एक के साथ क्या हो जाता है? कलेक्ट हो जाते हैं, एक के साथ जो कंबाइन होते हैं, तो उस टाइम प्रोटीएज एंड हाइलोरोनाइडेज एंजाइम क्या हो जाते हैं? सीक्रेट हो जाते हैं स्पर्म्स के पार्ट एक्रोसोम से। स्पर्म्स के 3 पार्ट्स होते हैं मेजरली। कितने? 2 पार्ट्स होते हैं, मगर इसके 3 पार्ट्स हम करते हैं। 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? हेड रीजन, हेड के सुपरफिशियल रीजन जिसको हम एक्रोसोम बोलते हैं। एक्रोसोम के अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ये वाला जो पार्ट है स्पर्म्स का, इसको हम कलेक्टिवली हेड बोलते हैं। हेड के नीचे ये मेट पीस जिसे हम बोलते हैं, जहाँ पर ये जो वाइडेस्ट पार्ट बिलो द हेड प्रेजेंट होता है स्पर्म्स की सेल्स का, जहाँ पर क्या सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। इस पार्ट की ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? मेट पीस बोलते हैं। और जो स्पर्म्स का न्यूक्लियस है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? हेड के अंदर प्रेजेंट होता है। ये वाला पार्ट जो स्पर्म्स का है ये टेल कहलाता है। टेल की रीजन में, स्पर्म्स की टेल में फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है। अब फ्लैजिलम का काम क्या है? ये मूवमेंट में, स्पर्म्स की मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं। जिस तरह हमने माइक्रोबायोलॉजी में बात की थी कि फ्लैजिलम बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है, यहाँ पर स्पर्म्स में भी क्या होती है? फ्लैजिलम प्रेजेंट होती है, जो कि मूव आउट करने में हेल्प करती है। अब स्पर्म कहाँ से मूव होती है? जब स्पर्म्स विजाइना में ड्यूरिंग इंटरकोर्स चले जाते हैं, तो विजाइना से ये फेलोपियन ट्यूब की तरफ मूव करता है। तो इस मूवमेंट में हेल्प कौन करता है? फ्लैजिलम करता है। फ्लैजिलम इसको मूव करते हैं फ्रॉम द विजाइना टू द फेलोपियन ट्यूब। अब एपिडाइडिमस ये क्या है? ये हमारे पास ट्रैक्स है, ये हमारे पास ट्यूब्स है। ट्रैक्स से क्या है? अब एसेसरी जो ट्रैक्स है, जो जिसके थ्रू हमारे पास स्पर्म्स जो है वो टेस्टिस से इजैकुलेट हो जाते हैं, टेस्टिस से आते हुए इजैकुलेट हो जाते हैं। सो द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एपिडाइडिमस। एपिडाइडिमस इज अ कामा शेप, ये एक कामा शेप की होती है। इसके 4 सेंटीमीटर एंड लेंथ होती है। एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि एपिडाइडिमस की लेंथ कितनी होती है? 4 सेंटीमीटर। लाइज एट पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ ईच टेस्टिस। अब प्रेजेंट कहाँ पर होती है? 2 इन नंबर होती है एपिडाइडिमस, यानी 1 ऑन ईच टेस्टिस। जो टेस्टिस, ईच टेस्टिस का पोस्टीरियर बैक साइड पर जो बॉर्डर प्रेजेंट होता है, उस पर प्रेजेंट होता है कौन सा? एपिडाइडिमस ट्रैक्ट प्रेजेंट होता है, जो कि 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, कोलाइट कामा शेप की होती है। इट इज साइट ऑफ स्पर्म मैच्योरेशन। स्पर्म की मैच्योरेशन, फॉर्मेशन तो हो गया टेस्टिस में, अब मैच्योरेशन कहाँ होती है स्पर्म्स की? वो एपिडाइडिमस करती है। इट हेल्प प्रोपेल स्पर्म्स टू द डक्टस डिफरेंस। और इसके अलावा ये स्पर्म्स को प्रोपेल करती है, मूव करती है टुवर्ड द डक्टस डिफरेंसा, और इसको हम वासा डिफरेंस भी बोलते हैं। इट स्टोर स्पर्म्स, इसके अलावा स्पर्म्स को स्टोर रखते हैं। Any stored sperms if not ejaculated that times are eventually reabsorbed। और जब हमारे पास स्पर्म्स की फॉर्मेशन हो जाती है मगर वो इजैकुलेट नहीं होती है, बॉडी के अंदर रह जाती है, तो उस टाइम उसको रीएब्जॉर्ब करने में भी एपिडाइडिमस ही हेल्प करती है। एपिडाइडिमस इस स्पर्म को रीएब्जॉर्ब करती है। डक्टस डिफरेंस, डक्टस डिफरेंस इट इज आल्सो नोन एज वासा डिफरेंस भी इसको हम बोलते हैं। इट इज 45 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये डक्ट कितने लॉन्ग होती है? 45 सेंटीमीटर लेंथ होती है। इसकी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से। म्यूकोजा ऑफ डक्टस डिफरेंसा कंसिस्ट ऑफ सोडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम। अब जो लेयर होती है डक्टस डिफरेंसा, या जितने भी डक्ट्स है उसके लेयर्स होते हैं। तो म्यूकोजा लेयर ऑफ द डक्टस डिफरेंसा जो है वो कौन से सेल से बने हुआ होता है? सोडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियल सेल से। लेमिना प्रोपोरिया। अब लेमिना प्रोपोरिया क्या है?
Ductus differentia conveys sperms during sexual effusion from epididymis toward the urethra. Ductus lamina propria क्या है? ये ductus differentia का रीजन है जहाँ पर ये ईण हो जाता है. Ductus differentia का काम क्या है? convey sperms during sexual arousal from epididymis toward the urethra. अब जब सेक्सुअल एरोसर होती है, जब इंटरकोर्स होता है, तो इंटरकोर्स के दौरान एपिडाइडमस से यूरेथ्रा के तरफ जो स्पर्म्स को क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं, कन्वेव करते हैं. तो वो कौन करता है? डक्टस डिफरेंस करते हैं. एनी स्टोर स्पर्म्स इफ नॉट इजैकुलेटेड दैट टाइम आर इवेंचुअली रीअब्जॉर्ब. और जब कोई स्पर्म्स इजैकुलेट नहीं होता है तो उस टाइम डक्टस डिफरेंसा भी उसको क्या करते हैं? इजैकुलेट करने में, रीअब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है. Ejaculatory duct 2 centimeter long होती है. It is formed by the union of duct from seminal vesicle and ampulla of duct deferens into the urethra. अब ejaculatory duct कौन सा duct होता है? जब हमारे पास seminal vesicle gland से seminal duct और ampulla region of the ducts deferens combine. जब सेमिनल वेजिकल क्या है? ये हमारे पास एसेसरी ग्लैंड है जो आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे. सेमिनल वेजिकल से जब सेमिनल डक्ट और एम्प्यूला रीजन ऑफ द वासा डिफरेंस जब कंबाइन हो जाते हैं, जहां पर सेमिनल वेजिकल फ्लूइड कंबाइन होते हैं स्पर्म्स के साथ, तो उस रीजन को हम एजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं. इसकी लेंथ कितनी होती है? 2 सेंटीमीटर की होती है. इससे आगे कंटिन्यू होता है यूरेथ्रा, इजैकुलेटरी डक्ट से आगे. इट इज टर्मिनल डक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम. ये जो है लास्ट डक्ट है, लास्ट पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एज वेल एज द यूरिनरी सिस्टम है. इट सर्व पैसेज वे फॉर सेमन एंड यूरिन बोथ. और ये क्या करती है? एक पैसेज वे, एक वे प्रोवाइड करती है बोथ फॉर द इजैकुलेशन ऑफ सेमन एंड द एक्सक्रीशन फॉर यूरिन. तो जिस तरह हमने पहले बात की थी कि जो यूरेथ्रा है ये सेमन को इजैकुलेट करने के लिए भी पैसेज वे प्रोवाइड करती है और यूरिन को बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने के लिए भी वे प्रोवाइड करती है. अब एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो कि लिक्विड पोर्शन ऑफ द स्पर्म्स क्या करते हैं? बनाते हैं, जो लिक्विड सिक्रीट करते हैं, जो स्पर्म्स के साथ कंबाइन जब हो जाते हैं, जब इसको हम सेमन बोलते हैं तब. तो ये जो लिक्विड होते हैं उसको सिक्रीट कौन करता है? एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स करते हैं. अब ये ग्लैंड कौन कौन से होते हैं एक एक हम एक्सप्लेन करेंगे. Accessory sex glands. The duct of the male reproductive system store and transport sperm cells. ये जो डक्ट होते हैं ये स्पर्म सेल को स्टोर करते हैं, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट करते हैं. बट द एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स सिक्रीट मोस्ट ऑफ द लिक्विड पोर्शन ऑफ द सेमन. बट जबकि जो एसेसरी स्ट्रक्चर होते हैं, एसेसरी जो ग्लैंड्स होते हैं, जो लिक्विड पोर्शन ऑफ द सेमन होता है स्पर्म सेल्स के अलावा, इसको सिक्रीट कौन करता है? एसेसरी ग्लैंड करते हैं. और जब ये लिक्विड, जितने भी एसेसरी ग्लैंड है, इससे जो लिक्विड सिक्रीट हो जाते हैं, ख़ास तौर पर सेमिनल वेजिकल ग्लैंड से जब सेमिनल फ्लूइड रिलीज हो जाते हैं और वो जब आके स्पर्म्स के साथ कंबाइन हो जाते हैं, तो इस टाइम इसको हम सेमन बोलते हैं, नट स्पर्म. The accessory sex glands include the seminal vesicle. अब accessory sex glands कौन कौन से है? The first one is seminal vesicle, the second one is prostate gland, and the third one is bulbourethral gland or Cooper gland. एक एक को अब हम explain करेंगे. Seminal vesicle is pouch like in structure, 5 centimeter long होता है. Seminal vesicle secrete alkaline fluids contain fructose, prostaglandin and clotting factor. अब जो सेमिनल वेजिकल ग्लैंड जो है पाउच लाइक एंड स्ट्रक्चर, इसका जो सिक्रीशन होता है वो कौन सा होता है? अल्कलाइन होता है. अल्कलाइन इट्स मीन कि इसका जो पीएच होता है वो 7.5 से लेस देन होता है. इसका जो पीएच होता है वो 6 से मतलब एबाव होता है टुवर्ड अल्कलाइन जाती है. तो ये जो फ्लूइड होता है इसका पीएच कितना होता है? 7.5. और इस वजह से स्पर्म का या सेमन का जो पीएच होता है वो भी क्या होता है? 7.5 ही होता है. और ये जो सिक्रीशन है अल्कलाइन फ्लूइड, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं? फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं. और ये फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन ये क्या करते हैं? ये स्पर्म्स के सेल को नरिश करते हैं, स्पर्म के सेल को नरिशमेंट देता है. तो एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि कौन सा फ्लूइड
क्या करते हैं, स्पर्म्स को नरिश करते हैं, तो वो सेमिनल फ्लूइड है जो अल्कलाइन फ्लूइड कहलाता है। अल्कलाइन नेचर हेल्प टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक एनवायरनमेंट। और ये जो अल्कलाइन नेचर है सेमिनल फ्लूइड का, ये जो है क्या करते हैं, एसिडिक एनवायरनमेंट जो है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, सिंगल ग्लैंड है। इट सीक्रेट मिल्की स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड। अब जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये सिंगल ग्लैंड होता है, 1 इन नंबर होता है। इट सीक्रेट मिल्की स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड। और जो सिक्रीशन करता है वो मिल्की वाइटिश कलर का सिक्रीशन करते हैं। और वो सिक्रीशन क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक इन नेचर होता है। एसिडिक इट्स मीन कि उसका पीएच 6.5 से बिलो या 6.5 के करीब होगा, तो उसका पीएच कितना होता है, 6.5। इट कंटेन्स, अब प्रोस्टेट ग्लैंड की जो सिक्रीशन होती है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, सिट्रिक एसिड, पेप्सिनोजेन, लाइसोजाइम, एमाइलेज, और इसके अलावा सेमिनोप्लाज्मिन एज प्रोस्टेटिक फ्लूइड, एंटीबायोटिक डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। अब ये जो सिक्रीशन होती है प्रोस्टाग्लैंडिन के, इसमें कौन कौन से होते हैं, सिट्रिक एसिड होती है, पेप्सिनोजेन, लाइसोजाइम एंड एमाइलेज होता है। ये सारे क्या है, ये एंजाइम्स है या क्या है, जो ये क्या है, सारे ये एंजाइम है या फर्स्ट लाइन ऑफ अ डिफेंस एज ये काम करते हैं। ये जब जो सारे जितने भी सिक्रीशन है, सिट्रिक एसिड, पेप्सिनोजेन, लाइसोजाइम, एमाइलेज, जो कि कुछ एंजाइम्स है, सिक्रीशन है, एज अ एंटीबायोटिक या डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया का काम करता है। मतलब ये डिफेंस देते हैं किस चीज़ को, अगर कोई भी बैक्टीरिया जो फॉरेन पार्टिकल आ जाते हैं जो कि नुकसानदेह होते हैं, जो कि डिजीज काजिंग एजेंट होता है, तो एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिट्रिक एसिड, पेप्सिनोजेन, लाइसोजाइम एंड एमाइलेज, ये जो एंजाइम्स होते हैं सिक्रीशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, ये क्या करते हैं, उस चीज़ को एज अ एंटीबायोटिक काम करते हैं या क्या करते हैं, एज अ बैक्टीरियोसाइडल काम करते हैं, कि जो भी बैक्टीरिया आते हैं उसको क्या करते हैं, किल करती है, एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस काम करती है। सेमिनोप्लाज्मिन एज प्रोस्टेटिक फ्लूइड, और ये जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड है जिसमें सिट्रिक एसिड, पेप्सिनोजेन, लाइसोजाइम एंड एमाइलेज होता है, इसको हम सेमिनल प्लाज्मिन बोलते हैं। सेमिनल प्लाज्मिन क्या है, सिक्रीशन ऑफ द प्रोस्टेटिक ग्लैंड है, जिसे हम प्रोस्टेटिक फ्लूइड बोलते हैं। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, अब बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड को हम कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। ये पेयर्ड यूरिथ्रल ग्लैंड कहलाते हैं क्योंकि ये यूरिथ्रा के स्टार्टिंग पॉइंट पे पेयर फॉर्म में 1 ऑन ईच साइड प्रेजेंट होता है। साइज जो है क्या, पी साइज के होते हैं। लोकेटेड इन्फीरियर टू द प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड की बिलो प्रेजेंट होती है और सिक्रीट करती है किस चीज़ को, म्यूकस की सिक्रीशन करती है। सेमन, अब सेमन क्या है, इट इज मिक्सचर ऑफ स्पर्म्स, इट इज मिक्सचर ऑफ स्पर्म, सेमिनल फ्लूइड, प्रोस्टेटिक फ्लूइड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड सिक्रीशन। अब स्पर्म सेल्स, इसके साथ साथ सेमिनल फ्लूइड और प्रोस्टेटिक फ्लूइड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड की सिक्रीशन जो म्यूकस कहलाता है, जब ये सारे सिक्रीशन आपस में मिल जाते हैं स्पर्म सेल्स के साथ, तो इसको हम उस टाइम सेमन बोलते हैं। यानी जब स्पर्म सेल्स के साथ सेमिनल फ्लूइड जो सेमिनल वेसिकल से सिक्रीट होता है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो कि प्रोस्टेटिक ग्लैंड से सिक्रीट होता है, और म्यूकस जो कि बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड और कॉपर ग्लैंड से सिक्रीट होता है, ये सारे स्पर्म सेल के साथ कंबाइन हो जाते हैं, तो उस टाइम उसको हम क्या बोलते हैं, सेमन बोलते हैं। एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग ईच इजैकुलेशन, जो सेमन की आउट हो जाते हैं बॉडी से, इजैकुलेट हो जाते हैं ड्यूरिंग ईच इजैकुलेशन, तो कितने होते हैं, 2.5 to 5 ml क्या हो जाते हैं, इजैकुलेट हो जाते हैं, बॉडी से आउट जाते हैं ड्यूरिंग ईच इजैकुलेशन। और सेमन का जो पीएच होता है, जो तो क्या होते हैं, प्रोस्टेटिक फ्लूइड एसिडिक और सेमिनल वेसिकल अल्कलाइन, तो इसका पीएच कितना होता है, नॉर्मल पीएच होता है, अल्कलाइन इन नेचर। कितना पीएच, 7.2 to 7.7 पीएच होता है सेमन का, जो कि एमसीक्यूज के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाउ पेनिस, इट कंटेन यूरेथ्रा, पेनिस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, यूरेथ्रा प्रेजेंट होती है, जो कि एक पैसेज वे है स्पर्म्स एंड यूरिन बोथ के लिए, जो कि स्पर्म्स और यूरिन दोनों को बॉडी से, स्पर्म्स को बॉडी से बाहर इजैकुलेट करता है और यूरिन को सिक्रीट करता है बॉडी से आउट या यूरिनेट करता है।
इट इज सिलेंड्रिकल इन शेप। जो पेनिस होता है वो सिलेंड्रिकल इन शेप होता है। इट कंसिस्ट ऑफ बॉडी। अब पेनिस के हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज बॉडी, जो कि मिडल पार्ट ऑफ द पेनिस होता है। इसके अलावा ग्लेनस पेनिस। ग्लेनस पेनिस क्या होता है? जो टॉप पार्ट ऑफ द पेनिस होता है, हेड रीजन ऑफ द पेनिस, जो कि द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द पेनिस भी कहलाता है, या मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहलाता है। और इसके अलावा रूट होता है। रूट वो जो कि जहाँ से यूरेथ्रा स्टार्ट होती है, तो उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? पेनिस की रूट बोलते हैं, जहाँ पर ग्लैंड प्रेजेंट होता है, बल्बो यूरेथ्रल और कार्पस ग्लैंड। तो जिस रीजन में ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम रूट, उसके अलावा जो टॉप पोर्शन है हेड रीजन उसको हम ग्लेनस पेनिस, और जो बॉडी है मिड पार्ट ऑफ द पेनिस को हम क्या बोलते हैं? बॉडी बोलते हैं, जो कि वस्कुलर पार्ट होता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। आई होप कि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आ गया होगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में जिस भी स्टूडेंट को जिस टाइप का भी मसला हो या किसी का जो भी क्वेश्चन हो, लास्ट में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के थ्रू या कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। दूसरी वीडियो तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।